साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर रेवलेशंस एक एंगेजिंग थ्रिलर है। कहानी एक पैस्टर संघ के इर्द गिर्द घूमती है जो अचानक से नूरानी फरमान रिसीव करता है और समझता है कि भगवान उसे एक खतरनाक सेक्सुअल प्रेडेटर का दी एंड करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली भी इसी क्रिमिनल को ढूंढने में लगी है क्योंकि उसे यकीन है कि वो दोबारा क्राइम कमिट जरूर करेगा। फिल्म एक इंटेंस थ्रिलर है जो साउथ एशियन थ्रिलर लवर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि फिल्म में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। फिल्म एक बरसात की सुबह पे शुरू होती है जहां एक आदमी एक टीनेज लड़की को फॉलो कर रहा होता है। लड़की डर के मारे मिशन नेशनल चर्च पहुंचती है जिसमें उसका परिवार भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये स्टॉकर उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसी वक्त एक औरत उस स्टॉकर पे नजर रखती है और ये कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव ली होती है। जब कॉन्ग्रेगेशन खत्म होता है डिटेक्टिव ली उस लड़की शिन्ना युंग और उसके दोस्तों से मिलती है, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। अंदर पैस्टर संग चर्च में एक नए आदमी को देखकर उसे ये चर्च ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगता है। ये आदमी वही स्टॉकर है जिसका नाम है क्वोन, जो पहली बार देखने से एक सोशली ऑकवर्ड और एक आउटकास्ट किस्म का आदमी लगता है। पैस्टर संग उसका फोटो ले लेता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए रख लेता है। जब पैस्टर संग बाहर फोन अटेंड करने जाता है तब क्वोन बिना फॉर्म भरे निकलने लगता है। पैस्टर संग उसे शूज पहनाने में मदद करता है और तभी उसके एंकल पे एक पुलिस ट्रैकर देख लेता है। इसका मतलब वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। उसके जाने के बाद पैस्टर संग का शौक तब बढ़ जाता है जब उसकी बीवी बताती है कि उनका बेटा यनयू स्कूल से किडनैप हो गया है। पैस्टर संग तुरंत सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट चेक करता है और कंफर्म करता है कि क्वोन एक डेंजरस क्रिमिनल है। ये रियलाइजेशन होने के बाद वो गुस्से में उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से उसे नूरानी संदेश मिलने का एक नया सिलसिला शुरू होता है। जब पैस्टर को लगता है कि क्वोन उसके बेटे को किडनैप कर चुका है तो वो गुस्से में उसके घर पहुंचता है, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी होती है। यनयू यानी उसका बेटा किडनैप नहीं हुआ था। असल में उसके एक दोस्त के पिता ने उसे स्कूल से पिक किया था क्योंकि पैस्टर संग और उसकी बीबी सीयोंग टाइम पे वहां नहीं पहुंच सके। पूरे दिन यनयू अपने दोस्त के घर में था, लेकिन सीयोंग की पैनिक करने की वजह से पैस्टर संग बिना सोचे समझे क्वोन के पीछे भाग जाता है। पैस्टर संग उसके वैन के पीछे टूल्स देखकर शक करता है कि वो किसी चीज को छुपा रहा है या दफना रहा है और वो उसका पीछा करने लगता है। एक खाली सड़क पे एक खाई के पास पैस्टर संग और क्वोन का आमना सामना होता है। पैस्टर संग उस पे अपने बेटे की किडनैपिंग का आरोप लगाता है, लेकिन वैन में कुछ भी शक की चीज उसे नहीं मिलती। जब पैस्टर संग वापस जाने लगता है तभी क्वोन उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें क्वोन खाई में गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसका सर खून से लथपथ हो जाता है और पैस्टर संग समझता है कि उसने गलती से एक आदमी का खून कर दिया है। अगली सुबह पैस्टर संग किसी को मारने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सर्च करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो सच में एक हत्या का दोषी बन गया है, लेकिन क्वोन मरा नहीं होता। वहां से घायल हालत में निकलकर वो एक केयर सेंटर पहुंचता है। ये केयर सेंटर अलग अलग चर्चेस के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पैस्टर संग की बीवी सीयोंग वॉलंटियर करती है। एक कोइंसिडेंस के कारण उसी दिन पैस्टर संग भी उस सेंटर में आता है और क्वोन को देख लेता है। गुस्से में आकर वो उसे वहां से उठाकर अपनी तरह से पनिशमेंट देने का डिसीजन लेता है। इसी बीच पुलिस डिपार्टमेंट को क्वोन की गायब होने की खबर मिलती है क्योंकि शिन आ योंग जो फिल्म के शुरुआत में इस स्टॉकर का टारगेट थी, अब उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। ये केस अब सिर्फ पैस्टर संग और क्वोन के बीच का नहीं रहा। अब डिटेक्टिव ली भी इसी केस में इन्वॉल्व हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस ने इस एरिया के पॉसिबल सस्पेक्ट्स की लिस्ट चेक की और क्वोन का नाम सामने आया तो उन्हें पता चला कि उसने रिसेंटली अपने एंकल मॉनिटर से छुटकारा पा लिया है और अब वो लापता है। इसी वजह से डिटेक्टिव ली को केस दिया जाता है क्योंकि उसने अभी अभी वायलेंट क्राइम्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। डिटेक्टिव ली को पैस्टर संग पर शक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि जब वो अगले दिन उसे इंटरोगेट करती है तो उसके कपड़ों और जूतों पर लगी मिट्टी देखकर उसे शक हो जाता है। उसका शक तब और पक्का हो जाता है जब वो केयर सेंटर और मिशन नेशन चर्च के बीच एक करेक्शन ढूंढ निकालती है और उसे समझ आता है कि अगर उसे इस मिसिंग अपराधी तक पहुंचना है तो पहले पैस्टर संग को पकड़ना होगा। पैस्टर संग धीरे धीरे इस बात को मानना शुरू कर देता है कि उसे सीधे भगवान के संदेश मिल रहे हैं जिसे वो डिवाइन रेवलेशन समझता है। सबसे पहला साइन उसके लिए तब होता है जब छत से टपक रहा पानी क्वोन की तस्वीर को डिस्टॉर्ट कर देता है, जो उसे इतना बिगाड़ देता है कि वो एक राक्षस जैसा दिखने लगता है। दूसरा साइन तब होता है जब पैस्टर संग
गलती से समझता है कि क्वोन खाई में गिरकर मर गया है, और जब वो उसका जैकेट उतार कर सबूत मिटा रहा होता है तभी उसे पहाड़ पर जीसस का चेहरा दिखाई देता है। ये एक इंडिकेशन होता है जो कि पास्टर संग को ये यकीन दिला देता है कि उसके एक्शंस डिवाइन पावर से सपोर्टेड है। तीसरा साइन तब होता है जब पास्टर संग अपनी पत्नी सियोंग के साथ केयर सेंटर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक एम्बुलेंस रोड पर अटकी हुई दिखती है। वो एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। जब उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह एम्बुलेंस क्वोन को रेस्क्यू करने जा रही थी और रास्ते में अटक गई, तब उसका विश्वास और पक्का हो जाता है कि इसे भगवान का एक और संदेश माना जाए। जब वो केयर सेंटर पहुंचता है तब उसे आसमान में एक एंजल की तस्वीर बादलों के बीच दिखाई देती है, जो उसे और ज्यादा भरोसा दिलाती है कि वो भगवान का काम ही कर रहा है। फिल्म के अंत में एक साइकियाट्रिस्ट बताता है कि पास्टर संग एक सिवियर मेंटल कंडीशन एपोफेनिया का शिकार है, जिसमें इंसानी दिमाग हर चीज में पैटर्न्स और सिंबल्स ढूंढने लगता है, चाहे उनका कोई लॉजिकल बेसिस हो या ना हो। इस वजह से पास्टर संग डिवाइन इमेजेस देखने लगता है और अपनी हर एक हरकत को धार्मिक कर्तव्य समझता है। इसी कंडीशन की वजह से वो अपनी पत्नी के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को एक नॉर्मल तरीके से कन्फ्रंट करने के बजाय उसे माफ कर देता है और एक तरह से उसे प्यूरिफाई करने लगता है। इसी वजह से वो बिना किसी पक्के सबूत के शिन आ योंग के मरने की घोषणा भी कर देता है, और वो भी सबके सामने। पास्टर संग के बिल्कुल ऑपोजिट पुलिस डिटेक्टिव ली किसी धार्मिक या आध्यात्मिक मोटिवेशन से नहीं, बल्कि अपनी असली जिंदगी के दुख और दुख भरी यादों से प्रेरित है। लेकिन उसके अंदर भी एक जिद है जो उसे इस केस को पक्का सुलझाने पर मजबूर करती है। डिटेक्टिव ली की छोटी बहन यंजू 5 साल पहले क्वोन द्वारा अगवा की गई थी। उस दौरान उसे बार बार बहुत टॉर्चर का सामना करना पड़ा था। आखिरकार यंजू किसी तरह वहां से भाग निकली, पर वो रास्ते में ही मारी गई। लेकिन जब कोर्ट ने क्वोन को उसके मानसिक हालत का हवाला देकर एक कम सजा सुनाई तो ली अंदर से टूट गई। अपनी बहन को नहीं बचा पाने का दुख अब भी डिटेक्टिव ली को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, इस हद तक कि उसे अक्सर अपनी मरी हुई बहन की आत्मा तक दिखाई देती है। जब यंजू को बंदी बनाकर रखा गया था तब उसे हमेशा उम्मीद थी कि डिटेक्टिव ली उसे बचाने आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद भागना पड़ा। ये छुपी हुई बेचैनी, दुख और गुस्सा ही डिटेक्टिव ली को वायलेंट क्राइम्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पर मजबूर करता है। इसी वजह से वो जेल से रिहा होने के बाद से क्वोन पर नजर रख रही थी, और इसी वजह से फिल्म के शुरुआत में चर्च पहुंची थी। इसी वजह से वो अपने आप को शिन आ योंग के अगवा होने का भी जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसने चर्च में उस लड़की को देखा तो था, लेकिन उसे क्वोन के खतरे के बारे में कोई चेतावनी नहीं दे पाई। रेवलेशंस 3 अलग अलग जिद्दी और बुरे अंजाम से जुड़े लोगों की कहानी है जो अपने अपने ऑब्सेशन में फंसे हुए हैं, लेकिन इन तीनों के मोरल वैल्यूज और मोटिवेशंस एकदम अलग अलग है। सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ क्वोन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है जो खुद बचपन में अपने बाप के यौन अत्याचारों का शिकार रहा है। 5 साल पहले उसके ट्रायल के दौरान ये साबित हुआ था कि उसका पिता उसके साथ बचपन में अत्याचार करता था। उसे मारना, पीटना और यौन शोषण करना भी इसमें शामिल था। ये सब इतनी बुरी तरह से उसके दिमाग पर छप गया कि उसका मोरल कंपस ही खत्म हो गया और आखिरकार वो एक कठोर अपराधी बन गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेल से निकलने के बाद क्वोन ने नए क्राइम्स नहीं कमिट किए थे, लेकिन एक इंसिडेंट ने उसे फिर से अपनी पुरानी आदत में वापस खींच लिया। जब वो छोटा था उसके घर में एक कमरा था जिसमें एक गोलाकार खिड़की थी। हर रात उसका पिता उसे उस कमरे में बंद कर टॉर्चर करता था। धीरे धीरे क्वोन के दिमाग में वो गोल खिड़की एक त्रासदी का प्रतीक, एक आंख वाला मॉन्स्टर बन गई। जब एक दिन उस शहर में उसने ऐसी ही एक गोल खिड़की वाले घर को देखा तो उसके अंदर दबे बैठे सारे ट्रॉमेटिक यादें वापस आ गई। उसका पूरा वजूद एक बार फिर से हिंसा से भर गया और वो अपने पुराने तरीके पर वापस लौट आया। इसी वजह से उसने अपनी कंट्रोल खो दी और जवान लड़कियों को शिकार बनाना शुरू कर दिया, जो आखिरकार आ योंग के अगवा होने का कारण बना। पास्टर संग के क्लेम्स के एकदम ऑपोजिट शिन आ योंग असल में मरी नहीं थी, बल्कि अब भी जिंदा थी और क्वोन के एक छुपे हुए ठिकाने पर बंदी बनी हुई थी। बदकिस्मती से पुलिस के हाथ लगने से पहले ही क्वोन की मौत हो जाती है, जिस वजह से उन्हें लड़की का ठिकाना नहीं पता चल पाता। लेकिन डिटेक्टिव ली इस केस को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। जब उसके पिता का एक फोन कॉल आता है तब उसे समझ आता है कि क्वोन ने आ योंग को किसी ऐसे बिल्डिंग में रखा होगा जिसमें एक गोलाकार खिड़की हो, क्योंकि ये उसकी साइकियाट्रिक ट्रॉमा से जुड़ी हुई है, और यही होता भी है। डिटेक्टिव ली और पुलिस एक ऐसे ही बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जो तोड़ने के लिए तैयार की जा चुकी होती है। वक्त पर पहुंचकर वे लोग आ योंग को सुरक्षित बचा लेते हैं। ये पल डिटेक्टिव ली के लिए एक रिडेम्पशन का पल जैसा भी होता है, क्योंकि आ योंग कहती है कि उसने हमेशा उम्मीद रखी थी कि कोई उस दरवाजे से अंदर आकर उसे बचा लेगा। डिटेक्टिव ली जो अपनी बहन यंजू के लिए नहीं कर पाई थी, वो अब आ योंग के लिए कर लेती है।
रेवल्यूशंस के अंत में डिटेक्टिव ली पैस्टर संग से मिलने जाती है जो अब जेल में है। उस पर कई बार क्वन को मारने की कोशिश करने और पुलिस डिटेक्टिव पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस वक्त तक पैस्टर संग की मानसिक स्थिति और बिगड़ चुकी है। जब उसे ये पता चलता है कि आयोंग जिंदा है तो वो दुख और निराशा में डूब जाता है। एक तरफ उसे ये सुकून मिलता है कि उसकी चर्च की एक छोटी लड़की सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पूरा विश्वास हिल जाता है क्योंकि उसके नूरानी संदेश झूठे साबित होते हैं। फिल्म के अंतिम पलों तक भी पैस्टर संग एपोफेनिया से जूझता रहता है। अपनी जेल की दीवार पर एक धब्बा देखकर उसे लगता है कि उसे वहां पर भगवान का चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पागलपन में उस धब्बे को कपड़े से साफ करने लगता है वैसे वैसे वो चेहरा एक राक्षस या शायद डेविल जैसा लगने लगता है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि पैस्टर संग धीरे धीरे अपनी धार्मिक भावनाओं से दूर होकर एक बुरे रास्ते पर जा रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर रेवलेशंस का कोई सीक्वल बने तो पैस्टर संग भी एक सीरियल किलर निकले जो अब भी ये मान रहा हो कि वो भगवान के आदेश पर काम कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। रेवलेशंस देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।